हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे हम लोगों ने देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो किसी प्रोटीन्स के थ्रू मेडिएटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और वहां पे हम लोगों ने ये भी बात किया कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को मेडिएट करने वाली प्रोटीन्स होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक को हम लोग कैरियर मीडिएटेड बोल रहे थे और दूसरे को हम लोगों ने कहा था चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स की बात की। वहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस किया, जैसे कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा इरिथ्रोसाइट्स में क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर के बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो वो कुछ एग्जांपल्स थे कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरह से होता है, चैनल्स किस तरह से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन, अब हम लोग अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन के क्रॉस सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे दो कैटेगरी के सॉल्यूट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ठीक है, एक तो ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है और न्यूट्रल होते हैं, वो सॉल्यूट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो पोलर नेचर के होते हैं या फिर उनके ऊपर चार्ज होता है, ऐसे सॉल्यूट्स के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूट्स का जो डिफ्यूजन होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वहां पे कैरियर जो होते हैं वो अपने सॉल्यूट को बाइंड करते हैं और फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, लेकिन चैनल के केस में क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने कैरियर के केस में देखा था कि कैरियर्स जो थे वो पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके ट्रांसपोर्ट को मीडिएट कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहा था, कैरियर्स। सिमिलरली यहां पे जो चैनल्स हैं वो भी पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल के ही ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो चैनल्स क्या करते हैं, पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल जिनको मेम्ब्रेन के अंदर आना है या फिर अंदर से बाहर जाना है उनके ट्रांसपोर्टेशन को मीडिएट करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं इस चीज को जानने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स चैनल के बारे में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज, चैनल ट्रांसपोर्टेशन को मीडिएट किस तरह से करते हैं। तो चैनल्स क्या करते हैं, दे फॉर्म्स हाइड्रोफिलिक पोर थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक पोर बनाते हैं, मेम्ब्रेन के अक्रॉस हाइड्रोफिलिक पोर बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका ईसीएम है। ठीक है, और ये इसका साइटोसॉल है। ठीक, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, एक सॉल्यूट है जो कि मेम्ब्रेन के ईसीएम में बहुत ज्यादा है और साइटोसॉल में कम है। ठीक, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डाउनहिल टू ग्रेडियंट होता है। अब वो ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट अगर अनचार्ज है तो केमिकल ग्रेडियंट काम करेगा और अगर चार्ज है, पोलर है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट काम करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल है ये चार्ज मॉलिक्यूल है या फिर पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये चार्ज है या फिर पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक, और इस मॉलिक्यूल को अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर की तरफ आना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक कैरियर इन्वॉल्व होता तो वो क्या करता, कैरियर सबसे पहले इन मॉलिक्यूल से बाइंड करता। ठीक है, इन मॉलिक्यूल से बाइंड करता। ठीक, बाइंड करने के बाद इसका कन्फॉर्मेशन चेंज होता और कन्फॉर्मेशन चेंज होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स को क्या करता, अंदर की तरफ रिलीज कर देता। ठीक है, अंदर की तरफ रिलीज कर देता। यहां पे कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आई। ठीक है, कोई भी पोर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो लेकिन चैनल्स क्या करते हैं, मान लीजिए अब इन मॉलिक्यूल्स को एक चैनल के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आना है। ठीक है, तो अब ये एक पोलर मॉलिक्यूल है तो बाइलेयर को तो क्रॉस कर नहीं सकते। ठीक है, तो इनको एक ऐसा हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट मिल जाए जिसके थ्रू ये क्रॉस होके आसानी से मेम्ब्रेन के बाहर, मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरे साइड पर चले जाएं। ठीक है, तो इनके लिए काम इजी हो जाएगा और जो प्रोसेस है वो भी आराम से थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल्स क्या करते हैं, वो हाइड्रोफिलिक पोर्स बनाते हैं। ठीक है,
इस तरह से चैनल प्रोटीन जो होती हैं कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं कि इनके बीच से होकर के इनके बीच में एक पोर होता है, और उस पोर के थ्रू ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, या हम कहें चार्ज या फिर पोलर मॉलिक्यूल हैं, वो क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, डाउन हिल टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, हायर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की तरफ ये मूव करके चले आते हैं। ठीक है, कहां से, इस पोर से होते हुए। अब इस पोर ने क्या किया, इस पोर ने किया ये कि यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक शेड है इस मेम्ब्रेन का, और यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक शेड है इस मेम्ब्रेन का, इसको कवर कर लिया। ठीक, तो इस चैनल प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि जो प्रोटीन का जो पोर्शन हाइड्रोफोबिक कोर को फेस कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स ज्यादा होंगी, ठीक है। और ऐसा फेस जो ये चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है, जो ये पोर का फॉर्मेशन कर रहा है, जहां से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को होके गुजरना है, वहां पे जो भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगी, वो अमीनो एसिड्स का नेचर क्या होगा, इनका नेचर होगा हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स क्या करेंगी, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं इनको आसानी से इंटरेक्ट करेंगी और अपने अंदर से आसानी से क्रॉस करा देंगी। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक कोर क्या करेगी प्रोटीन की, ये हाइड्रोफोबिक कोर जो यहाँ पे मेम्ब्रेन की है उसको कवर किए रहेगी। अब इस पोलर मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक कोर के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा और आसानी से जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है वो होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से चैनल्स जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को मीडिएट करते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ खास बात क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट्स के ही डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के केस में क्या था, नॉन पोलर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स वो आसानी के साथ आ जा रहे थे, कोई सिलेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ पे सिलेक्टिविटी है, जिस तरह से कैरियर्स स्पेसिफिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से चैनल्स भी स्पेसिफिक पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक सॉल्यूट्स। उसके बाद दे आर मोर सिलेक्टिव देन कैरियर्स, ये कैरियर से ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कैरियर्स होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अगर कोई मॉलिक्यूल है, कई सारे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो हो सकता है कि कैरियर्स उनसे बाइंड कर जाएं। ठीक है, उनसे बाइंड करके उनको एक साइड से दूसरे साइड पर ले आए। लेकिन चैनल जो होते हैं वो मोर सिलेक्टिव होते हैं, वो जिस मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बने हैं सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसके अलावा भले ही उसमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी हो, भले ही उसमें चार्ज की सिमिलरिटी हो, दूसरे मॉलिक्यूल को ये ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मोर सिलेक्टिव होते हैं। ठीक, इसके अलावा डिफ्यूजन रेट इनकी जो होती है वो कैरियर से हाई होती है। हाई क्यों होती है, सीधी सी बात है, कैरियर्स क्या करते हैं, पहले मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी हाइड्रेशन शेल को हटाते हैं, हाइड्रेशन शेल को हटाने के बाद उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग के बाद फिर कहीं जाकर के ट्रांसपोर्टेशन होगा। दूसरी बात ये होती है कि जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है वो सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मतलब एक बार जितने कैरियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं, अगर सबकी बाइंडिंग साइड से सॉल्यूट बाइंड कर गया तो क्या होगा, प्रोसेस मैक्सिमम हो जाएगी, अपने मैक्सिमम लिमिट तक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी, लेकिन अब इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, यही इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहाँ पे चैनल्स के केस में क्या है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक ये पोर खुला है सॉल्यूट्स अंदर जाते रहेंगे। ठीक है, और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों साइड पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक यहाँ से क्रॉस होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दे आर लेस स्टीरियो स्पेसिफिक, ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी पे काम नहीं करते हैं। भले ही मॉलिक्यूल का या आयन का स्ट्रक्चर एक जैसा हो, लेकिन ये स्पेसिफिक आयन और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के ही ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करते हैं, और ये सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है दे आर नॉन सैचुरेबल। ठीक है, तो ये तो कुछ खास बात थी चैनल्स के बारे में। ठीक है, अब चैनल्स कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो चैनल्स का क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो इस अकॉर्डिंग किया जाता है कि जो पोर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो पोर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो किस तरह के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चैनल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूट्स के अकॉर्डिंग चैनल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहले होते हैं आयन चैनल्स,
दूसरे होते हैं पोरिन्स और तीसरे होते हैं एक्वापोरिन्स। ठीक है, तो आयन चैनल्स क्या करते हैं, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। डिफरेंट टाइप्स के जो आयन सेल के क्रॉस जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनके ऊपर चार्ज होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करता है या उनके ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं आयन चैनल्स। ठीक है, आयन चैनल्स बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आयन चैनल्स बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का जो आयन चैनल होगा ये वो एक पर्टिकुलर टाइप के ही आयन के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा। जैसे कि अगर कोई सोडियम चैनल है तो वो सिर्फ सोडियम के ही ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा, वो पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट को या कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आयन चैनल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं। इसके बाद आता है पोरिन्स। पोरिन्स जो होते हैं वो कैटायंस के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कैटायंस के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं, आगे चल के मैं इनकी बात करूंगा। ठीक है, और ये इतने ज्यादा सिलेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसी भी कैटायन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आयन चैनल्स की तरह ये इससे ज्यादा सिलेक्टिव नहीं होते, बहुत ही कम सिलेक्टिविटी इनके पास होती है। ठीक है, और ये बने होते हैं बीटा वायरल से, यहाँ पे एंटी पैरेलल बीटा शीट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एंटी पैरेलल बीटा शीट से मिलकर के बने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो अल्फा, उनके पास जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है जो मेम्ब्रेन को स्पैन करता है, वहां पे अल्फा हेलाइसेस पाए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्रोटीन का एग्जांपल है, पोरिन्स एक ऐसी प्रोटीन है जहां पे एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है जो कि मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन बनाती है, और उस एंटी पैरेलल बीटा शीट का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा बैरल्स। तो ये चीज आप लोगों को याद रखने वाली बात है कि जो पोरिन्स होती हैं वो बीटा बैरल से मिलकर बनी होती हैं, और बीटा बैरल्स क्या होती हैं, वो एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट होती हैं। आगे चल के मैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि बीटा प्लीटेड शीट क्या होती है, पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्वापोरिन्स। ठीक है, एक्वापोरिन में एक्वा से आपको पता चल रहा होगा कि ये वाटर के लिए स्पेसिफिक होता है, दे आर स्पेसिफिक वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल्स। ठीक है, ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक, इसके बारे में मैं सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे आयन चैनल्स के। तो जब मैं ट्रांसपोर्टर्स का क्लासिफिकेशन बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो कैरियर्स हो सकते हैं और दूसरे चैनल्स हो सकते हैं। ठीक है, और वहां पे फिर मैंने आपको कैरियर्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने आपको आयन चैनल्स के दो डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था। मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो चैनल्स होते हैं, या हम यहाँ पे आयन चैनल्स की बात करें कि तो जो आयन चैनल्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक, एक तो नॉन गेटेड आयन चैनल होते हैं जो कि ऑलवेज ओपन होते हैं, नॉन गेटेड आयन चैनल्स, नॉन गेटेड आयन चैनल जिनको हम लोग लीक चैनल भी बोलते हैं। और इनका एग्जांपल हम आपको बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोटेशियम आयन चैनल होते हैं, पोटेशियम आयन लीक चैनल जो होते हैं वो नॉन गेटेड चैनल्स के एग्जांपल होते हैं। इनके बारे में हम लोग सेपरेटली किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने में। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, शायद मैंने आपको बताया था। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में वहां पे मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक व्यू दिया था कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। वहां पे मैं आपको डिटेल में मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह से काम करता है, और ये पोटेशियम आयन लीक चैनल किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे जो दूसरे कैटेगरी के आयन चैनल्स होते हैं, दैट इज गेटेड आयन चैनल्स। गेटेड आयन चैनल्स, तो गेटेड आयन चैनल्स क्या होते हैं? गेट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, गेट का मतलब वहां पे कोई चीज ऐसी है जो उन आयन चैनल्स को क्लोज करती है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि गेटेड आयन चैनल्स। यूजुअली ये चैनल्स, गेटेड आयन चैनल्स क्या होते हैं, यूजुअली ये क्लोज होते हैं। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ओपन होते हैं। ठीक है, तो ओपन होने के लिए इनको डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। जब इनको सिग्नल मिलता है तब ये ओपन होते हैं। अब वो सिग्नल कौन कौन से हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है कि किस तरह के सिग्नल से ये गेटेड आयन चैनल्स ओपन होते हैं। उसके अकॉर्डिंग इस गेटेड आयन चैनल को भी डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया।
तो सिग्नल के अकॉर्डिंग जो गेटेड आयन चैनल्स होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू सिग्नल, कि किस सिग्नल के आने पे वो चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है, उनमें से पहला है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ठीक, दूसरा है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। थर्ड है सेकेंड मैसेंजर गेटेड आयन चैनल्स। और फोर्थ है मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स। मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स। मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स। ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, सेकेंड मैसेंजर गेटेड आयन चैनल्स और मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स। ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स क्या होते हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स किस तरह से काम करते हैं, सेकेंड मैसेंजर गेटेड चैनल्स किस तरह से काम करते हैं और मैकेनो सेंसिटिव गेटेड आयन चैनल्स किस तरह से ओपन या क्लोज होते हैं, इनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। तो बात करते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की। ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में अगर कोई चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में ओपन या फिर क्लोज होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल में मैंने आपको बताया कुछ चेंज हो, ठीक है, वो जो चेंज होगा वो इस चैनल के लिए एक सिग्नल होगा कि अब आपको ओपन होना है या फिर अब आपको क्लोज होना है। ठीक है, ये तो मैंने एक बेसिक सव्यू आपको बताया। ठीक, मैंने आपको बताया था कि हर एक सेल मेम्ब्रेन का एक अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है, अगर उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ऊपर नीचे, अगर उस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल ऊपर नीचे होता है तब वहां पे आयन बैलेंस के लिए आयन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया हुआ है जिसका कि मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट है। मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द सेल्स जो न्यूरल कंडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं उनका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो -70 मिली वोल्ट क्या है, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, न्यूरॉन्स की सेल्स जो होती हैं उनके पास एक चैनल पाया जाता है जो कि सोडियम आयन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और वो सोडियम आयन का जो चैनल होता है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के चेंज के रिस्पॉन्स में खुलता है। ठीक है, अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होता है, तब वो सोडियम आयन चैनल्स खुलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अभी -70 आपको दिख रहा है, अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 मिलीवोल्ट हो जाए, -65 मिलीवोल्ट हो जाए, तो क्या होगा, तब ये जो सोडियम आयन चैनल हैं ये ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हुआ, वो चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये गेट खुल जाएगा और जो सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट है वो अंदर की तरफ होने लगेगा। ठीक है, तो जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं वो मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के चेंज के रिस्पॉन्स में खुलते हैं। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज होगा, इसीलिए इसको वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कहते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल होता है सोडियम चैनल्स इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो इसका एग्जांपल होते हैं। ठीक है, और ये सोडियम चैनल्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होने के रिस्पॉन्स में खुलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में स्लाइड सा भी चेंज इनके लिए सिग्नल होता है कि अब इस गेट को खुलना है और सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है, तो इस तरह से वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स काम करते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इन चैनल्स का खुलना या फिर बंद होना एक स्पेसिफिक लाइगेंड की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस पे डिपेंड करता है।
ठीक है, मतलब इन चैनल्स के पास एक ऐसी बाइंडिंग साइट होती है जहां से ये किसी स्पेसिफिक लाइगेंड से बाइंड करते हैं, और जैसे ही वो लाइगेंड आकर के यहां से बाइंड करता है, इस चैनल की गेट्स खुल जाते हैं और फिर आयन का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सपोज दैट ये एक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक, अभी ये क्लोज है, इसके पास ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। मान लीजिए जिस पर्टिकुलर लाइगेंड को ये रिकॉग्नाइज करता है, वो लाइगेंड कहीं से भी मीडियम में आ गया। ठीक है, जैसे ही वो लाइगेंड मीडियम में आया तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन पे चैनल्स प्रेजेंट हैं और ये लाइगेंड की बाइंडिंग साइट है। ठीक, जैसे ही लाइगेंड आकर के यहां से बाइंड करेगा, वैसे ही क्या होगा, ये गेट ओपन हो जाएगा और आयन का ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर लाइगेंड आकर के जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर का गेट ओपन हो जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ठीक, इसका एग्जांपल होता है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर एसोसिएटेड आयन चैनल्स जो होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एसिटिल कोलिन मीडिएटेड ओपनिंग ऑफ, एग्जांपल है एसिटिल कोलिन mediated opening of sodium channel at synaptic cleft। ठीक, याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम में बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे एसिटिल कोलिन एसोसिएटेड आयन चैनल्स होते हैं। जैसे ही एसिटिल कोलिन आकर के वहां से बाइंड करता है, आयन चैनल्स का गेट खुल जाता है और सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होने लगता है, और जो नर्व कंडक्शन की प्रोसेस होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद जो थर्ड हमारा आता है, मैंने आपको बताया सेकंड मैसेंजर गेटेड आयन चैनल। अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो सेकंड मैसेंजर गेटेड आयन चैनल्स की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड मैसेंजर गेटेड आयन चैनल्स के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इन चैनल्स का गेट किसी सेकंड मैसेंजर की प्रेजेंस में खुलता है। ठीक है, अब सेकंड मैसेंजर क्या होते हैं? सेकंड मैसेंजर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं आपसे सेल सिग्नलिंग में इसकी बात करूंगा। सेकंड मैसेंजर्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो प्राइमरी मैसेंजर के रिस्पॉन्स में बनते हैं। अब प्राइमरी मैसेंजर्स क्या होते हैं? प्राइमरी मैसेंजर्स वो सिग्नल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिग्नलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर सिग्नलिंग प्रोसेस इनिशिएट होती है तब प्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, और वो फर्दर आगे जो भी प्रोसेस होनी है, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होनी है, उसको प्रमोट करने के लिए अदर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी। ठीक है, ये दोनों पोटेंट सेकंड मैसेंजर्स होते हैं और ये फर्दर सिग्नलिंग प्रोसेस को आगे प्रमोट करते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स को ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेकंड मैसेंजर पे प्रेजेंस पे डिपेंड होता है कुछ चैनल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, इस तरह के चैनल्स हमारे रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि सेकंड मैसेंजर गेटेड होते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रेटिना में काम करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है रेटिना में एक तरह का सेकंड मैसेंजर गेटेड आयन चैनल पाया जाता है जो कि साइक्लिक जीएमपी की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल्स ऑफ रेटिना। रेटिना का साइक्लिक जीएमपी गेटेड जो चैनल होता है वो सेकंड मैसेंजर गेटेड आयन चैनल का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे ही साइक्लिक जीएमपी वहां पे प्रेजेंट होता है, साइक्लिक जीएमपी जाके अपनी बाइंडिंग साइट से बाइंड करता है और ये गेट खुल जाता है और फिर चैनल्स के थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। ठीक, एक लास्ट मैंने आपको बताया था मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स। ठीक है, मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स ऐसे होते हैं जो किसी मैकेनिकल फोर्स के थ्रू खुलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल फोर्स कहां पे मिलेगा? हमारी बॉडी में मैकेनिकल फोर्स के थ्रू सिग्नल कहां से जाता है? तो हमारे ईयर्स से जाता है। ठीक है, ईयर्स से मैकेनो सेंसिटिव, इसीलिए ईयर्स में मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वो मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स कौन से होते हैं? दे आर द पोटेशियम आयन चैनल्स ऑफ ईयर। मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स का एग्जांपल होता है हमारे ईयर में प्रेजेंट मैकेनो सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल्स। ठीक है, तो ये तो आयन चैनल्स के कुछ टाइप्स थे। किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू उनके गेट्स कैसे खुलते हैं, इसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट गेटेड की कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब
अब बात आती है कि इन आयन चैनल्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी कैसे की जाती है। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम लोग पैच क्लम्प टेक्निक कहते हैं। ठीक है, पैच क्लम्प टेक्निक, पैच क्लम्प टेक्निक। आयन चैनल्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए पैच क्लम्प टेक्निक का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन CSIR के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पैच क्लम्प टेक्निक क्या, पैच क्लम्प टेक्निक का यूज कहाँ होता है, ये चीज CSIR के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं थोड़ा सा पैच क्लम्प टेक्निक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि पैच क्लम्प टेक्निक क्या होती है और किस तरह से ये ऑपरेट की जाती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आयन चैनल्स के इनहिबिटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम पहले इस टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग कीस्टोन लाइफ साइंसेज के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।